हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंसेस की बात की थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डिफरेंसेस हैं समटाइम्स काफ़ी लार्ज होते हैं तो हम इजीली बता पाते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने हैं जहाँ पर हमें ये बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, राइट। तो एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए थे, जैसे ग्लास का एग्जाम्पल लिया था, मर्करी का एग्जाम्पल लिया था, क्लाउड्स का एग्जाम्पल लिया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डिफिकल्ट है एग्जैक्टली कैटेगराइज करना उस चीज़ को। अब उसी का कनेक्शन है जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज लिक्विफिकेशन। एक कर्व हम यहां पर अब प्लॉट करने जा रहे हैं बिटवीन P एंड V। इमेजिन करिए एक कंटेनर है हमारे पास, काफी लंबा सा ग्लास का कंटेनर है और इसमें एक मेटल प्लेट हम रख रहे हैं। इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, मेटल प्लेट को हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला सकते हैं। और इसके अंदर हमने एक लिक्विड यहां पर फिल कर दिया, कोई लिक्विड H2O ले लेते हैं। हम सबको पता है कि ये जो वाटर है ये मेटल प्लेट है, पिस्टन नहीं है। बी केयरफुल, पिस्टन और मेटल प्लेट में डिफरेंस है। पिस्टन अगर मैं वर्ड बोलता हूं तो अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर रहेगा और मेटल प्लेट में ऐसा नहीं है। तो ये एक रिजिड कंटेनर टाइप हो गया, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर। यहां पर ये लिक्विड वेपराइज होगा कब तक? जब तक प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता। मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर है P0, वेपर प्रेशर है P0, वैल्यू ले लेते हैं, चलो थोड़ा और आसान रह जाएगा, 50 mm। ये लिक्विड वेपराइज होगा, अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? 50 mm। उसके बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ठीक है। ग्लास का कंटेनर है, आपको दिखेगा कि ग्लास में जैसे पानी की बोतल होती है ना, नीचे पानी दिखता है, ऊपर खाली जगह दिखती है, उसी तरह से यहाँ पर भी दिखेगा कि नीचे तो पानी है और इसके ऊपर दिखेगा तो खाली जगह है। लेकिन हाँ, हमें पता है कि यहाँ वाटर वेपर प्रेजेंट है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर हमने क्या किया, इस मेटल प्लेट को ऊपर रख दिया, ऊपर उठा के रख दिया। क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो ये और वाटर जो है वेपराइज होगा, वापस प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। फिर मेटल प्लेट को हमने और ऊपर उठा के रख दिया, पानी और वेपराइज होगा, फिर से प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। फिर मेटल प्लेट को और ऊपर उठा के रख दिया, फिर से पानी वेपराइज होगा, प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। यानी प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के बराबर ही रहेगा। इक्विलिब्रियम की ही मैं बात करूं। एक टाइम आएगा जब यहां पर एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की रह जाएगी, लास्ट ड्रॉप लिक्विड की रह जाएगी। अभी भी कंटेनर का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर ही है। अब जैसे ही आपने मेटल प्लेट को थोड़ा और ऊपर उठाया, ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो जाएगी। कह सकते हो अभी तक प्रेशर कितना है? 50 mm अंदर का प्रेशर, लेकिन सारा लिक्विड वेपराइज हो चुका है। अब आपको अंदर कोई लिक्विड नहीं दिखेगा। जो ग्लास का कंटेनर है उसमें आपको पूरा खाली दिखेगा वो, लेकिन उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर है उसके अंदर। आपने अब मेटल प्लेट को और ऊपर उठा के रख दिया। अब क्या होगा? क्या अभी भी प्रेशर 50 mm ही रहेगा? नहीं, हाँ, प्रेशर 50 mm से कम हो गया, मान लो 48 हो गया। फिर और ऊपर उठा के रख दिया, 46 हो गया। फिर और ऊपर उठा के रख दिया, 45 हो गया। अब वापस से हम रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस। मान लेते हैं राइट नाउ वॉल्यूम यहां पर है, ये वॉल्यूम है और अंदर का प्रेशर 45 mm। अब मैंने क्या किया, मेटल प्लेट को नीचे किया तो अंदर का प्रेशर 45 से हो गया 48। क्या होगा? यानी गैसेस कंप्रेस हो गई, कोई लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, गैसेस कंप्रेस हुई है, वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया। फिर आपने प्रेशर और बढ़ा दिया, 48 से 49 कर दिया, ठीक है, और ऊपर चले गए। अब आपने प्रेशर जैसे ही 50 से थोड़ा सा ज्यादा किया, 50 तक तो गैसेस का कंप्रेशन ही हो रहा था, 50 तक गैस कंप्रेस हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने 50 आने के बाद अब पिस्टन को नीचे किया तो जैसे ही अंदर का प्रेशर 50 से थोड़ा ज्यादा होगा, गैसेस कंडेंस हो जाएगी ताकि प्रेशर 50 ही रहे।
यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। 50 से जैसे ही ज्यादा प्रेशर करोगे, अभी तक 50 तक तो क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था गैस का, जैसे ही प्रेशर आपने 50 से ज्यादा किया, गैस विल कंडेंस, कंडेंसेशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, प्रेशर 50 रहेगा। अब आपने क्या किया, मेटल प्लेट को थोड़ा और नीचे किया, लेट से और नीचे किया, जैसे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल इमेजिन करो, थोड़ा सा और नीचे किया, प्रेशर 50 से जैसे ही थोड़ा ज्यादा हुआ, गैसेस फिर कंडेंस हो गई, प्रेशर 50। फिर आपने मेटल प्लेट को थोड़ा सा नीचे किया, यानी प्रेशर आपने अंदर का 50 प्लस 0.1 किया, फिर गैसेस कंडेंस हो जाएगी, प्रेशर फिर से 50। फिर मेटल प्लेट को थोड़ा और नीचे किया, क्या होगा, गैसेस कंडेंस हो जाएगी, फिर प्रेशर 50। यानी लिक्विड बनता हुआ आपको दिखेगा। जब आप फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड की बनी थी, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड की बनी थी, उससे पहले कंटेनर पूरा खाली दिख रहा था। जैसे ही पहली ड्रॉप लिक्विड की बनेगी आपको दिखेगी, फिर और लिक्विड बनेगा, फिर आपको दिखेगा, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ रही है, गैसेस की क्वांटिटी कम हो रही है, गैसेस की क्वांटिटी कम हो रही है। यहीं पर एक वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी वेपर से जब फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड की बनती है ना, तो उस पॉइंट को बोला जाता है ड्यू पॉइंट। यस, कह सकते हो ड्यू पॉइंट के लिए जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, बाहर का प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, इसे बोला जाता है ड्यू पॉइंट। ठीक है, जनरल एक टर्म। तो अब क्या होगा, आपने मेटल प्लेट को थोड़ा और नीचे किया, वेपर्स कंडेंस होगी, तो आपको लिक्विड भी दिखेगा, वेपर्स भी दिखेगी, लेकिन प्रेशर जो है वो 50 mm कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन मेटल प्लेट तो नीचे आ रही है, मेटल प्लेट नीचे आ रही है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन गैसेस के मोल्स कम हो रहे हैं, लिक्विड के मोल्स बढ़ रहे हैं। एक टाइम आएगा जब मेटल प्लेट और नीचे आ गई, और नीचे आ गई, फाइनली ये मेटल प्लेट जो है वो लिक्विड की सरफेस को टच कर रही होगी, सारी वेपर्स कंडेंस हो गई, सारी वेपर्स कंडेंस हो गई, ये मेटल प्लेट लिक्विड की सरफेस को टच कर रही होगी। अब आपने मेटल प्लेट को थोड़ा और नीचे किया, मेटल प्लेट को थोड़ा और नीचे किया, तो क्या होगा, क्या आप कोई कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो सारा हो गया। अब लिक्विड कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा, और आपको भी पता है लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होगा। तो इसके बाद ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन। थोड़ा सा स्लोप दिया मैंने दिखाने के लिए, यहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है, अदरवाइज ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल ही दिखेगी। इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इस पूरे कर्व को, ए बी सी डी। ए से बी कंप्रेशन ऑफ गैस, बी से सी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस लिक्विफाई हो रही है, और सी से डी कंप्रेशन ऑफ लिक्विड। कंप्रेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, ए से बी, बी से सी। अब ये लेट से पूरा प्रोसेस जो हमने किया किसी T1 टेम्परेचर पर, फिर से समझा रहा हूं, ए से बी गैस कंप्रेस हो रही है, कोई लिक्विड नहीं बना, बी से सी अब गैस लिक्विफाई हो रही है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेक्शन आपको क्या बता रहा है, गैस लिक्विफाई हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर इस पॉइंट पर जितना भी सब्सटेंस था कंटेनर में वो पूरा गैसियस फॉर्म में था, इस पॉइंट पर जितना भी सब्सटेंस था वो पूरा लिक्विड फॉर्म में। यहां पर एक पॉइंट मैं और बता दूं, आप सबको वैसे पता भी है कि जैसे आप पानी को कंप्रेस करो तो जो पानी बनेगा ना, वाटर बन रहा है, गैस कंप्रेस हो रही, गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, 50 mm ही रह रहा है। तो यहां पर हम गैस और लिक्विड वाटर की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, राइट नाउ मुझे पता कंटेनर में कितना मास है, लेट से 1 किलोग्राम हमने पानी लिया, तो यहां पर ये 1 किलोग्राम पूरा गैसेस फॉर्म में, ये 1 किलोग्राम पूरा गैसेस फॉर्म में, और अब गैस इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो रही, इससे ज्यादा गैस को आप जैसे ही कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां से आपको 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ गैस, इससे आपको डेंसिटी ऑफ गैस पता चल जाएगी। इस पॉइंट पर पूरा सब्सटेंस लिक्विड में आ गया,
पूरा सब्सटेंस लिक्विड में आ गया, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली लिक्विड का वॉल्यूम कम है तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, गैस का वॉल्यूम ज्यादा है तो गैस की डेंसिटी कम होगी। ये बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको क्या बता रही है? गैस और लिक्विड के वॉल्यूम का डिफरेंस, या इसे ऐसे ही पुट कर सकते हो, गैस और लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस। जितना ज्यादा दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा, ये बी और सी पॉइंट एक दूसरे से उतने ही दूर होंगे। ठीक है, बीच के किसी वॉल्यूम से अगर आप डेंसिटी निकालते हो तो वो मिक्सचर की डेंसिटी होगी, क्योंकि उसमें लिक्विड भी है और गैस भी है। तो बीच के किसी पॉइंट से डेंसिटी आप निकालोगे वो मिक्सचर की डेंसिटी आएगी, लेकिन इस पॉइंट से डेंसिटी निकालोगे तो केवल गैस की होगी, इस पॉइंट से निकालोगे तो केवल लिक्विड की होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को T1 पर किया था, अब हम इसको T2 पर कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। आप सबको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं वेपर प्रेशर जो 50 था अब कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, कंटेनर का प्रेशर अगर 50 हो जाएगा अंदर का तो कोई लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब की बार अगर आप चाहते हो कि लिक्विड बने तो अंदर का प्रेशर 60 से ज्यादा करना होगा, यानी गैस को पहले से ज्यादा कंप्रेस करना होगा, पहले से ज्यादा। तो इस बार का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा T2 टेम्परेचर पर। तो अब की बार ये B पॉइंट जो है, लिक्विड जब बनना स्टार्ट हो रहा है तो अब की बार गैसेस पहले से ज्यादा कंप्रेस हो गई। हाँ, लेकिन कह सकते हो लिक्विड जो बनेगा अभी भी ऑलमोस्ट वो तो वही रहता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि C पॉइंट भी शिफ्ट होगा, लेकिन ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा। मेजर शिफ्टिंग किसमें होगी, B पॉइंट पर, ये C पॉइंट। इसे आप ऐसे जरूर पुट कर सकते हो कि T2 टेम्परेचर पे जो गैस और लिक्विड है उनकी डेंसिटी का डिफरेंस कम हो गया, उनकी डेंसिटी का डिफरेंस कम हो गया। या मैं इसे ऐसे पुट कर रहा हूं कि अब की बार गैसेस पहले से ज्यादा कंप्रेस होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, लॉजिकल है, पहले 50 पर हो रही थी, प्रेशर 50 था, अब प्रेशर जब 60 होगा यानी पहले से ज्यादा कंप्रेस होगी, तब जाके। और इसका कोई और तरीके से मत सोचो, केवल वेपर प्रेशर से सोचो, और किसी तरह से इसको समझने की जरूरत नहीं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। केवल वेपर प्रेशर से सोचो कि हाँ अब 60 पर होगा कंडेंसेशन स्टार्ट, और 60 प्रेशर पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली पहले से वो ज्यादा कंप्रेस होगी, क्योंकि अमाउंट वही है, प्रेशर सिर्फ 60 हो गया तो वॉल्यूम जो है वो पहले से कम होगा, यानी कंप्रेशन जो होगा वो पहले से ज्यादा होगा। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो कह सकते हो कि ये B पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, T3 टेम्परेचर पर कर दिया तो ये B पॉइंट जो है और शिफ्ट हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम पता क्या आएगी, T3 टेम्परेचर पर लेट से अब क्या हो रहा है, गैस और लिक्विड के बीच की डेंसिटी कम होती जा रही है। याद करो मैंने यही तो समझाया था, फॉग में, क्लाउड में और पानी में क्या डिफरेंस है। पानी की डेंसिटी ज्यादा है, फॉग की कंपैरेटिवली कम है, और एयर की तो बहुत ही कम है। एयर की इतनी कम है कि हम उसके थ्रू देख पाते हैं, फॉग के थ्रू नहीं देख पाते, क्लाउड्स के थ्रू नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इवन पानी के थ्रू भी मुश्किल होता है क्योंकि वो भी ज्यादा डेंस होता है। तो यहां पर अब क्या होगा, T3 टेम्परेचर पर पूरा गैस है, मान लो कंटेनर, अच्छा आप उसे कंप्रेस करो, गैस अच्छी खासी कंप्रेस हो रही है। अब उसके थ्रू देखना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। अब क्या होगा, जैसे आपने T3 टेम्परेचर पर और पिस्टन को नीचे लेके आए, पहली ड्रॉप लिक्विड की बनेगी, बट हो सकता है आपको दिखे ना। क्यों नहीं दिखे, क्योंकि गैस और लिक्विड की डेंसिटी में डिफरेंस कम हो सकता है। आपको लग रहा नहीं दिख जाएगी, कोई बात नहीं, बट डिफरेंस कम हो रहा है, देखना मुश्किल हो जाएगा। आपने और पिस्टन को नीचे किया और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लेकिन अब गैस और लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस कम है, तो इवन एग्जैक्टली कहां पर लिक्विड है, कहां तक और कहां से गैस स्टार्ट हो रही है, ये बताना भी आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि पहली ड्रॉप लिक्विड की कब बनी है एग्जैक्टली आप देख के नहीं बता पाओगे, जो यहां पर हम T1 पर आसानी से कर रहे थे, क्योंकि गैस से लिक्विड बनी, लिक्विड की डेंसिटी, गैस से लिक्विड बना, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा थी, हमने इसीलिए बता दिया। लेकिन T3 टेम्परेचर पर यह बताना मुश्किल है, देख के बताना मुश्किल है कि गैस से लिक्विड बन रहा है। तो यहां पर अब गैस से लिक्विड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये अब हम देख के नहीं बताएंगे।
T1 T2 पर तो हो सकता है आप ग्लास में से देख के, कंटेनर से देख के बता दो, लेकिन T3 टेम्परेचर पर गैस से लिक्विड बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अब हमें ये बता रही कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये क्राइटेरिया है हमारा। अब मैं फील वाले पार्ट से नहीं जाऊंगा कि सर गैस की डेंसिटी कम लिक्विड की ज्यादा, नहीं, क्योंकि यहां पर अब गैस और लिक्विड की डेंसिटीज का डिफरेंस कम होता जा रहा है। अब वो लॉजिक यहां नहीं बैठेगा। तो अब सीधा सीधा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, राइट। कब से स्टार्ट होगी? जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होगी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हुई मतलब लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब लिक्विड कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। तो अब हमने क्या किया और हायर टेम्परेचर पे किया तो यहां पर तो डिफरेंस और कम हो गया, और भी कम हो गया। और इस तरह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो हमने क्या देखा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो हमने क्या देखा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट रह गया, हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक पॉइंट रह गया। मतलब क्या हुआ इसका सोचो आप मेटल प्लेट को नीचे ला रहे हो, फिर नीचे ला रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अभी भी वो गैस ही है, पूरी गैस है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, इस यूं मान के चलो जब आप यहां पर हो, इस पॉइंट के इधर हो, उसके बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा वॉल्यूम कम किया, इधर आए, एक साथ पूरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अभी तक तो क्या हो रहा था, थोड़ी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, लेकिन इस पॉइंट पर ऐसा होगा एक साथ पूरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन आपको पता नहीं चलने वाला, देख के नहीं पता चलने वाला। क्यों? क्योंकि वो गैस से जो लिक्विड बना है उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल थी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस लिक्विफाई हो गया। आप देख के बताओगे तो बहुत पहले, यहां कहीं मान लो आप ऐसा लगेगा कि यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि गैस है या लिक्विड है, क्योंकि गैस भी अच्छी खासी कंप्रेस हो चुकी है, आप उसके थ्रू नहीं देख पाओगे। जैसे मरकरी लिक्विड होता है ना, सॉलिड दिखता है। तो यहां पर अब सिंस हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, गैस थोड़ी सी पॉइंट भी है लेकिन है तो सही, यानी गैस अभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इस Tc से ज्यादा करते हैं तो Tc तक का टेम्परेचर हो गया, इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हम करते हैं तो इससे ज्यादा टेम्परेचर पर तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, दैट मीन्स गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, कंप्रेशन हो रहा है। इवन ऐसा कह सकते हो कि गैस इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी कि उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आई। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आई है, दैट मीन्स कोई लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है। फील मत करने की कोशिश करना इस सेंटेंस को, क्योंकि फील गड़बड़ करेगा। फील गड़बड़ क्यों करेगा? क्योंकि आप डेली लाइफ में जैसे गैसेस को देखते हो, लिक्विड को देखते हो, वैसे ही सोचोगे, और वैसे सोचोगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा, ये नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप जो देखते हो उससे बिल्कुल अलग होना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मुझे नहीं पता गैस क्या होती, लिक्विड क्या होता, मेरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आ रही है तो मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इस तरफ गैस है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इस तरफ लिक्विड है, और T टेम्परेचर पर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन ही गायब। अब मैं क्या कहूँ, इधर और इधर कुछ नहीं, सब्सटेंस है। इवन हो सकता है आपको लगे कि सर इसको क्या बोलेंगे, तो आप सब्सटेंस बोल सकते हो, क्योंकि अगर गैस बोलोगे डेंसिटी से सोचोगे तो डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी के हिसाब से आप उसे गैस भी नहीं बोल सकते। तो कंफ्यूजन है, आपकी इच्छा गैस बोलो, आपकी इच्छा लिक्विड बोलो। बहुत बार इसको फ्लूइड वर्ड बोलने लग जाते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब गैस भी होती है और फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी होता है। ये फ्लूइड वर्ड आया ही क्यों? जहां कंफ्यूजन हो, नहीं पता सर गैस है या लिक्विड है, फ्लूइड बोल दो। और मैं तो कहता हूं आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो, आप मत बोलो, आप बोलो सब्सटेंस है, दैट्स इट। आप क्यों इसमें पीछे पड़ रहे हो कि ये गैस है, लिक्विड है? नहीं, इट इज अ सब्सटेंस, दैट्स इट। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो क्रिटिकल, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां तक गैस लिक्विफाई हो सकती है।
यानी यहां तक तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही। इवन आप मैं तो लिक्विफिकेशन वर्ड ही यूज नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं कि टीसी टेम्परेचर तक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये मेरा सेंटेंस है। उससे ज्यादा टेम्परेचर पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग लिक्विफिकेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है जहां तक लिक्विफिकेशन हो रहा है इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। टेम्परेचर अबाउ विच a gas cannot be liquefied temperature above which a gas cannot be liquefied whatsoever may be the pressure, whatsoever may be the pressure, कितना भी प्रेशर लगा दो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी गैस को अगर लिक्विफाई करना है, जैसे T1 टेम्परेचर पर क्या ये प्रेशर लगाओगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी? नहीं होगी। T1 टेम्परेचर पर इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा, P1 लिख देता हूं मैं इसको। T2 टेम्परेचर पर P2 प्रेशर या इससे ज्यादा, T3 पर P3 या इससे ज्यादा, तो TC टेम्परेचर पर प्रेशर या तो PC या इससे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो PC क्रिटिकल प्रेशर, critical pressure, minimum pressure required to liquefy a real gas at critical temperature। Then there is one more term, critical volume। Critical volume VC, volume occupied by gas at critical temperature and critical pressure, volume occupied by the gas at critical temperature and critical pressure। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट थिंग ये कर्व कैसे आए वो मैंने आपको समझाया है, ये कर्व कैसे प्लॉट हुए हैं, कैसे सोचना है वो हमने यहां पर डिस्कस किया है। सेकंड, लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है। अगर आपसे कोई ये सेंटेंस पूछता है एक्सप्लेन इट, लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करो? इसको आपको केवल ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, ग्राफिकली एक्सप्लेन करना और किसी तरीके से नहीं। ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करना है? पहले स्टार्ट करना T1 टेम्परेचर पर और समझाना है कि T1 टेम्परेचर पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बता रही है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। T2 टेम्परेचर पर गैस और लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस कम हो गया, लेकिन अभी भी गैस लिक्विफाई हो रही है, बट T टेम्परेचर पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, दैट मीन्स गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है।
क्योंकि अगर किसी को समझना है इस चीज को तो पहले उसे ये समझना जरूरी होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। जब तक उसको ये नहीं पता है आप उसको ये समझाने की कोशिश करोगे तो हमेशा गलत होगा। अगर वो फील वाले पार्ट से समझने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि फील जो है वो आता है जो हम देखते हैं, और यहाँ पर जो हो रहा है वो हम देखते नहीं है। ये डिफरेंस है, राइट। अब चलिए टीसी, पीसी, वीसी डेफिनेशन सही से बताओ। कर्व जो है ये पता हो, इनका पता है, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोथर्म। इनको बोला जाता है एंड्रयूज आइसोथर्म। एंड्रयूज आइसोथर्म टर्म यूज होती है। अब हम यहां पर ये जो टीसी, पीसी, वीसी है इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो वॉन डेर वाल इक्वेशन की हेल्प से कि टीसी कितना होगा, पीसी कितना होगा, वीसी कितना होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो अब मैं बता रहा हूं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वॉन डेर वाल इक्वेशन को मैं प्लॉट कर रहा हूं। वॉन डेर वाल इक्वेशन को मैं प्लॉट करूंगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल करते, वॉन डेर वाल इक्वेशन को प्लॉट करके देखते हैं। अब यहां पर पहले मैं वॉन डेर वाल इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं, फिर हम इसको प्लॉट करेंगे। P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ओपन कर रहा हूं इसको, पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन वी एम। हम इसको वॉल्यूम के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। जैसे x की लीनियर इक्वेशन होती है या वॉल्यूम की इक्वेशन में बनाऊंगा, तो यहां पर वी एम स्क्वायर, एक काम करते हैं इसको वी एम स्क्वायर अपॉन पी से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी एम स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी एम क्यू, पी से पी कैंसिल, ये वाली टर्म्स पहले ले रहा हूं तो ये भी इधर आ गई, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, पी बी प्लस आर टी वी एम स्क्वायर अपॉन पी, ये वाली टर्म प्लस में है, ए अपॉन पी वी एम, और लास्ट में माइनस, यही लिख देता हूं, ए बी अपॉन पी इक्वल्स टू वी एम क्यूब, वी एम स्क्वायर, वी एम, ये लीनियर सॉरी क्यूबिकल इक्वेशन हो गई वॉल्यूम की। वॉल्यूम की एक क्यूबिकल इक्वेशन हो गई। मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हो कि प्रेशर, कोई प्रेशर आप पुट करो, टेम्परेचर पुट करो, और वॉल्यूम अगर मैं आपसे कहूँ सॉल्व करने के लिए तो आपको क्यूबिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, बट वो क्यूबिकल इक्वेशन में जरूरी नहीं कि वॉल्यूम की तीनों रियल वैल्यूज हो, तीनों रियल वैल्यू हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ गैस, अब थोड़ा ये सुनने में अजीब लगता है, पर तीनों रियल वैल्यूज इसलिए हो सकती है क्योंकि जो कंटेनर है उसके अंदर गैस और लिक्विड दोनों ही है, तो उनकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है। यस, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड कर दूँ, ये जो वॉन डेर वाल इक्वेशन आप रियल गैसेस के लिए तो लगा ही रहे हो, लिक्विड पे भी लगा सकते हो, बिकॉज लिक्विड और रियल गैसेस में डिफरेंस क्या है, लिक्विड में अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा डेंस है, रियल गैसेस में कम है। बट रियल गैसेस भी ज़्यादा डेंस हो जाए तो आप उनके लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन लगा रहे हो, तो लिक्विड के लिए भी वॉन डेर वाल इक्वेशन यूज कर सकते हो, सॉलिड के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वॉन डेर वाल इक्वेशन है, क्यूबिकल इक्वेशन कह सकते हो वॉन डेर वाल की वॉल्यूम की टर्म्स में। अब जब हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको अलग अलग टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर, T3, तो हम देखते हैं P वर्सेस V का जो कर्व आता है, ये अच्छा खासा रेंज है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, इतना ज्यादा प्रेशर लगाती नहीं है, केवल गैसेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि गैसेस लिक्विफाई, कंडेंस भी हो रही है, लिक्विफाई भी हो रही है। तो यहाँ पर जो कर्व आता है वॉन डेर वाल इक्वेशन का, वो कुछ इस तरह से आता है। ये लेट से किसी T1 टेम्परेचर,
यस यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम की 3 रियल वैल्यूज है, किसी टेम्परेचर पर एक ही रियल वैल्यूज है। ये मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पर वॉल्यूम की 1 2 3, हाँ लेकिन ये 3 वैल्यूज में आप कह सकते हो कहीं लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कहीं गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर भी यही हो रहा है, P1 टेम्परेचर पर और P1 प्रेशर और T1 टेम्परेचर पर बहुत सारे वॉल्यूम आ रहे हैं, बहुत सारे वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड और गैस की क्वांटिटी अलग अलग है। ऑब्वियसली ये रिजल्ट्स इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉन डेर वाल इक्वेशन के हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। ऑब्वियसली वॉन डेर वाल के रिजल्ट्स एग्जैक्टली मैच करने चाहिए, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई वॉन डेर वाल इक्वेशन अपने आप में परफेक्ट इक्वेशन नहीं है। हाँ बट फिर भी मैच कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे खासे मैच कर रहे हैं। इवन जब हम हायर टेम्परेचर पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। जो यहां हो रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ जो है वो कम हो रही है, और हायर टेम्परेचर पे ये और कम हो जाता है। और हम क्या देखते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो ये हॉरिजॉन्टल 3, यहां पर आप कह सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर प्रेशर पर और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम के 3 रियल रूट्स थे। यहां पर ये तीनों रियल रूट्स पास में आ गए, यहाँ पर ये तीनों रियल रूट्स और पास में आ गए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम क्या देखते हैं कि ये तीनों रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स तो है लेकिन ये कॉन्साइड कर गए। इस TC टेम्परेचर पर ये कॉन्साइड कर गए, T3 T2 यहाँ पर कॉन्साइड। और इससे आगे अगर आपने टेम्परेचर कर दिया, इससे आगे अगर आपने टेम्परेचर कर दिया तो रियल रूट्स अब एक ही आ रहा है, बाकी 2 इमेजनरी है। एक ही रियल रूट है, बाकी 2 इमेजनरी है। मतलब आप यहां पर इसको इससे रिलेट करो तो यूं मानो ये जो वेव वाला पार्ट है ना उसे हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह सोचो, वेव वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह सोचो। तो यहाँ वेव वाला पार्ट है, यहाँ पर भी छोटा सा है, यूं कह दो मर्ज हो रहे हैं, बट इससे ज्यादा पर नहीं है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर कोई लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी रिजल्ट मैच कर रहे हैं वॉन डेर वाल के। TC टेम्परेचर तक लिक्विफिकेशन हो रहा है TC टेम्परेचर पर। और TC टेम्परेचर पर मैं क्या कह सकता हूं, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर क्रिटिकल है और प्रेशर जो है, जैसे यहां पर इस प्रेशर पर 3 रियल रूट्स है, यहां पर इस प्रेशर पर, तो TC टेम्परेचर और PC प्रेशर पर 3 रियल रूट्स होंगे, वॉल्यूम की 3 वैल्यूज होगी, वॉल्यूम की 3 वैल्यूज होगी, 3 रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो कॉन्साइड कर जाएंगे। तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर all 3 roots of volume will coincide. Will coincide. ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें इसको वो भी मैं बता रहा हूं। तो यहां पर इस इक्वेशन के तीनों रियल रूट्स कॉन्साइड करेंगे, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये वॉल्यूम की क्यूबिकल इक्वेशन है। हमें पता है इसके अगर 3 रियल रूट्स है, हर जगह ये 3, यहाँ पर तीनों रियल रूट्स अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग अलग है, तो अगर इसके 3 रियल रूट्स है तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ Vm माइनस एक्स, Vm माइनस वाई एंड Vm माइनस जेड। at TC and PC, x equals to y equals to z। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Vm माइनस एक्स की पावर क्यूब इक्वल्स टू 0। और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, जो ये x y ये z है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Vm माइनस Vc। इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ Vm क्यूब माइनस 3 Vc
वी सी वी एम स्क्वायर प्लस 3 VC² ठीक है। अब ये अगर तीनों रियल रूट्स मर्ज करते हैं तो इक्वेशन ऐसी हो जानी चाहिए। कौन सी इक्वेशन ऐसी हो जानी चाहिए? वंडरवॉल की इक्वेशन। ये वंडरवॉल इक्वेशन है और ये वंडरवॉल इक्वेशन के तीनों रूट्स मर्ज कॉन्साइड कर जानी चाहिए, यानी ये वंडरवॉल इक्वेशन इससे मैच करनी चाहिए। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं किस कंडीशन पर? क्रिटिकल कंडीशन पर। तो एट क्रिटिकल कंडीशन एट टीसी एंड पीसी वंडरवॉल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं उसी को। तो वी एम क्यू माइनस बी प्लस आर पी सी अपॉन पी सी वी एम स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी सी वी एम माइनस ए बी अपॉन पी सी इक्वल्स टू। ठीक है, ये वाला पार्ट अब मैं यहां पर हटा रहा हूं क्योंकि हम वहां पर भी लिख चुके हैं। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो 3VC इक्वल्स टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी 3VC स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन पी सी एंड VC क्यूब इक्वल्स टू ए बी अपॉन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल टीसी पीसी वीसी फाइंड आउट कर सकते हो। कर लेते हैं। दिस डिवाइड वीसी, इसको डिवाइड कर दिया अपॉन 3, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो केवल क्या रह जाएगा? बी। पीसी और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से वीसी इक्वल्स टू आ गया 3b। क्रिटिकल वॉल्यूम 3b। क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्रिटिकल प्रेशर आ जाएगा। वीसी की जगह 9b स्क्वायर तो 27b स्क्वायर, तो b ए अपॉन 27b स्क्वायर, सॉरी, और टीसी के लिए यहां पर पुट कर दो इनकी वैल्यूज, तो 9b 8b, ठीक है। पीसी की वैल्यू भी इधर आ जाएगी, तो ए अपॉन 27b स्क्वायर, और ये टीसी और ये आर भी है इधर, तो चलिए इसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। तो टीसी की वैल्यू हो जाएगी 8a अपॉन 27। यस, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा जेई में, कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि कैसे डिराइव हुआ। हाँ, ये जरूर याद रखिए क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये तीनों रियल रूट्स मर्ज हो जाते हैं। ये सेंटेंस पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स में, राइट। और ये फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। एक पॉइंट मैं और बता दूं, ये क्रिटिकल कांस्टेंट वंडरवॉल इक्वेशन से निकले हैं। यही अगर आप बर्थलोट की इक्वेशन यूज करोगे तो वहां से कुछ और आएंगे, डाइट्रिकी की इक्वेशन यूज करोगे तो वहां से कुछ और आएंगे। तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करेंगे कौन सी इक्वेशन आप यूज करते हो। तो ये एज पर वंडरवॉल इक्वेशन है, टीसी पीसी और वीसी। ठीक है, फॉर्मूले याद रखो यहीं पर। इसके अलावा ये फॉर्मूले तो है ही है, एक छोटा सा पॉइंट और आता है।
क्रिटिकल टेम्परेचर पर Z अगर निकालें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा PC VC अपॉन RTC। PC की वैल्यू A अपॉन 27 V स्क्वायर, बी R TC की वैल्यू 8A 27 RB। इसको सॉल्व करोगे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, B से एक B, फिर यहाँ से ये बचेगा 3/A। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इसमें ना तो कोई A की टर्म है ना कोई B की टर्म है, सारी टर्म्स A और B की कैंसिल आउट हो गई। दैट मीन्स चाहे ऑक्सीजन के लिए आप Z एट क्रिटिकल कंडीशन निकालो, Z एट क्रिटिकल कंडीशन निकालो, या नाइट्रोजन के लिए निकालो या हीलियम के लिए निकालो, वो सब के लिए सेम आ रहा है। यानी Z एट क्रिटिकल कंडीशन इज सेम फॉर ऑल दी केसेस। Z एट क्रिटिकल कंडीशन इज सेम फॉर ऑल दी केसेस, और वो वैल्यू किसके बराबर है 3/8। इनफैक्ट कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है इन फॉर्मूले में, तो मैं चेक कैसे करता हूँ कि ये फॉर्मूले सही है या नहीं है। इससे Z निकालो, अगर Z की वैल्यू 3/8 आ रही है मतलब आपने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सही है। तो ये एक तरीका है। दूसरी चीज, क्रिटिकल कंडीशन पर Z 1 से कम है, Z 1 से कम है, ये ध्यान रखना। क्रिटिकल कंडीशन और क्रिटिकल ऑब्वियसली प्रेशर पर भी। बहुतों को क्या लगता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर एक रियल गैस आइडियल की तरह आइडियल हो जाती है। क्रिटिकल कंडीशन पर एक रियल गैस आइडियल की तरह नहीं होती है, उससे ऊपर भी नहीं होती, क्योंकि आइडियल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही तो ये आइडियल होगी। आइडियल गैस के लिए एग्जैक्टली PV इक्वल्स टू nRT फॉलो होनी चाहिए, एग्जैक्टली PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। हाँ, आइडियल गैस के केस में भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी। आप आइडियल गैस को कंप्रेस करते जाओ, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, वो कभी लिक्विफाई नहीं होती। अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर भी रियल गैस लिक्विफाई नहीं होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं कर रही। तो आप ये कह सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करने पर रियल गैस का आइडियल बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, वो आइडियल बिहेवियर की ओर अप्रोच कर रही है, लेकिन आइडियल बिहेवियर नहीं है, आइडियल बिहेवियर नहीं है, ये ध्यान। तो क्रिटिकल कंडीशन पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव नहीं करती है, ये ध्यान रखना। दूसरा, ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ आया है, अगर आप इसको देखो तो ये बॉयल्स टेम्परेचर से कम है। बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू आई थी A अपॉन RB और क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB। तो अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पर और बॉयल्स टेम्परेचर पर कर्व प्लॉट कर रहे हो तो बॉयल्स टेम्परेचर लो प्रेशर पर आता है, इसीलिए मैं T इक्वल्स टू TB बॉयल्स टेम्परेचर। जबकि अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे करोगे तो क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर और ये बॉयल्स टेम्परेचर पर, ये कर्व क्रिटिकल पर है और ये बॉयल्स पर है। क्रिटिकल का कर्व नीचे, बॉयल्स का कर्व ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉयल्स टेम्परेचर की ओर जाओगे, रियल गैस का बिहेवियर आइडियल को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है। फर्दर देयर इज वन मोर पॉइंट, ये जो डेरिवेशन हमने किया ना रूट्स को बराबर करवा के, इसका एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम TC PC VC फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड में पूरा तो यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, इक्वेशंस बना दूंगा, वो उनको आपको सॉल्व करना होगा। इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ऑल्टरनेट मेथड में बता रहा हूँ। ऑल्टरनेट मेथड, अगर हम इस वॉन डर वाल इक्वेशन के कर्व को देखें, पर्टिकुलरली यहां पर तो नहीं, इससे यहां पर हम देखें तो क्रिटिकल टेम्प इसके इस तरह, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखा जाए तो स्लोप जो है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा ही है, यानी नेगेटिव स्लोप है इस पॉइंट के इधर, और इस पॉइंट के इधर भी अगर आप देखोगे ऐसे कर्व आ रहा है, यानी यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, स्लोप जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ से मेजर करते हो आप, ये अगर कोई है तो एंगल यहाँ से मेजर किया जाता है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इस पॉइंट के इस तरफ भी स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है, इस पॉइंट के इस तरफ भी स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी इस पॉइंट के इस तरफ भी स्लोप नेगेटिव है, इस पॉइंट के इस तरफ भी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो तो हॉरिजॉन्टल है, यानी इस पर स्लोप क्या है, 0 है, इस पर स्लोप 0 है, यानी एट क्रिटिकल कंडीशन स्लोप इज 0।
एट क्रिटिकल कंडीशन स्लोप इज 0। मतलब आप क्या करोगे, डी पी अपॉन डीवी, ये कर्व इसी का एट क्रिटिकल कंडीशन मतलब आप इस वॉन डेर वाल इक्वेशन को अभी हम लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो और उसमें टेम्परेचर की जगह टीसी पुट कर दो, प्रेशर की जगह पीसी पुट कर दो, अगर वॉल्यूम भी है तो वीसी पुट करके उसको 0 कर दो, क्योंकि स्लोप 0 है, राइट। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास है। हाँ, लेकिन टीसी पीसी बीसी 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक तो वॉन डेर वाल की इक्वेशन है ही है जिसमें टीसी पीसी बीसी तीनों रिलेट हो रहे हैं, एक आपने क्या कर दिया, स्लोप 0 करके आ गई, एक और इक्वेशन चाहिए, वो कैसे आएगी। तो अभी मैंने कहा कि क्रिटिकल कंडीशन पर स्लोप 0 है, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। क्रिटिकल कंडीशन पर स्लोप की वैल्यू जो है वो 0 तो है लेकिन मैक्सिमम है, क्योंकि उसके इधर और इधर स्लोप नेगेटिव है। y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की किसी वैल्यू पर अगर y की वैल्यू मैक्सिमम होती है, x की किसी वैल्यू पर y मैक्सिमम होता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो क्रिटिकल कंडीशन पर स्लोप क्या होता है, dp अपॉन dv। और अब हम कह रहे हैं कि स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम है, y की वैल्यू मैक्सिमम होती तो dy बाई डी एक्स 0, y की वैल्यू मैक्सिमम होती तो dy बाई डी एक्स 0, तो स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है तो ds बाई dv 0, जहां पर s क्या स्लोप है, और स्लोप क्या होता है dp अपॉन dv। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, d2p अपॉन dv2। स्लोप को मैंने dp अपॉन dv लिख दिया, एट क्रिटिकल कंडीशन इज 0। इसको यूं सोच लो, अगर आपको लग रहा क्या किया मैंने तो मैं आपको बता दूं। इमेजिन करो आप स्लोप वर्सेस वॉल्यूम का कर्व प्लॉट कर रहे हो, स्लोप वर्सेस वॉल्यूम का कर्व प्लॉट कर रहे हो, स्लोप नेगेटिव है, केवल एक पॉइंट पर जाके स्लोप 0 हो रहा है, यहां पर 0, ये स्लोप और ये वॉल्यूम। तो यहां पर कहीं एक पॉइंट पर स्लोप 0 हो रहा है, बाकी तो स्लोप नेगेटिव ही है, नेगेटिव नेगेटिव, यानी इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम है, एस मैक्सिमम है, यानी ds अपॉन dv 0, और ds s क्या है, s इज स्लोप, मतलब dp अपॉन dv, तो मैंने s की जगह वापस dp अपॉन dv पुट कर दिया, तो ये भी 0। लिख देता हूं इक्वेशन, a अपॉन vm स्क्वायर। देखिए एडवांस चीजें, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली एडवांस पॉइंट्स है, और जेई का ट्रेंड रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत बार आप नोटिस करोगे सर जेई में पूछा तो नहीं गया, लेकिन जेई हमेशा वो चीज़ें पूछती जो पहले कभी नहीं पूछी गई। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक टाइम पर लगता था कि यार ये जेई थोड़ी पूछ सकता है, वो पूछा गया। ये जेई नहीं पूछ सकता, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर भी उसके उतने ही चांस है। कब होगा ये मुझे भी नहीं पता, इस साल, अगले साल या आने, बट ये कन्फर्म हो कि ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, मानोगे नहीं, यानी अराउंड 10 ईयर्स से हम पढ़ा रहे हैं जेई में, उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाता है, हू नोस कब आएगा। तो इसलिए एडवांस में आपको आगे रहना होगा, जेई से 2 कदम आगे चलना होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती। तो ये वॉन डेर वाल इक्वेशन, यहाँ पर इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, आर टी अपॉन वी एम माइनस बी ए अपॉन वी एम स्क्वायर, डी पी अपॉन डी वी एम, ये v नीचे आई थिंक डिफ्रेंशिएशन आता है, वी एम माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, प्लस, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2a अपॉन वी एम। और मैं ये कह रहा हूं कि क्रिटिकल कंडीशन पर ये 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये अब हटा देता हूं, माइनस आर टी सी वी सी माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a अपॉन वी सी क्यूब इक्वल्स टू, और इसी को फिर डबल डिफरेंशिएट कर दो,
ये अब की बार यहाँ प्लस हो जाएगा 2RT VM माइनस बी का क्यूब माइनस 6A अपॉन यहाँ VC, यहाँ TC और यहाँ, और एक इक्वेशन वंडरवॉल की है ये PC A अपॉन VC स्क्वायर VC माइनस V इक्वल्स टू RTC। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेना, यही रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स यही होंगे, कोई डिफरेंस वहां पर नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट रियल गैसेस। रियल गैसेस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। शीट सॉल्व करिए। रियल गैस की शीट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता, ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक पॉइंट मैं फिर से क्लियर कर दूँ, कोई भी क्वेश्चन अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक गैस है, मेंशन नहीं है कि आइडियल है या रियल है, और गैस का आपको प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तो बहुतों को अब कन्फ्यूजन होता है सर आइडियल माने या रियल माने। तो ये बहुत आसान है, क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा अगर न्यूमेरिकल है तो, क्योंकि आप वंडरवॉल इक्वेशन से सॉल्व करना चाहोगे तो वहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रखी है तो आपको आइडियल मान के ही करना है। तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं करना कि सर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं था कि आइडियल है या रियल है। क्वेश्चन के अंदर डेटा पर बेस्ड होगा, सॉल्व तो आपको करना ही है। अगर ए और बी नहीं दे रखा तो आइडियल मानते हुए ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ स्टोरी अलग हो सकती है, बट न्यूमेरिकल्स के केस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो शीट जो है रियल गैसेस की शीट को अच्छी तरह से सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है क्योंकि लेंदी इक्वेशंस है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर रहता है। बट जेईई में ज़्यादातर जो अब क्वेश्चन आते हैं रियल गैस पर वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट को ज़्यादा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू।